हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कहते हैं, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड और उनकी एक टीम में विशेषकर उनके दो विद्यार्थी अर्नेस्ट मार्सडेन और हेंस गीगर ने 1911 ईस्वी में, कब स्टूडेंट, तो 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया जिसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, उसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानना चाहिए सबसे पहले कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए कौन कौन सी वस्तु, कौन कौन सी सामग्री, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी और साथ ही साथ क्यों थी। तो पहले थोड़ी जड़ में जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ी और क्यों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द मैं लिखने जा रहा हूं, उसको कहते हैं लेड बॉक्स, शीशे का बक्सा, लेड बॉक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीबी माने हो गया शीशा, लेड बॉक्स। तो रदरफोर्ड और उनकी टीम ने महसूस किया कि उन्हें लेड बॉक्स की जरूरत है। अब आप ये जरूर सोचना चाहेंगे कि आखिर लेड बॉक्स की, उनकी शीशे की बॉक्स की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैं आपको बताना चाहूं कि रेडियो सक्रिय तत्व को रखने के लिए लेड बॉक्स का उपयोग किया गया। रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सॉरी तो लाइन ही पर लिखी थी हम, रेडियो सक्रिय तत्व, एक्टिव एलिमेंट को रखने के लिए लेड बॉक्स का उपयोग किया गया। अब में से अनेक लोग के मन में सवाल खड़ा हो गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है। तो मैं संक्षेप में आपसे बात करूंगा स्टूडेंट्स। इस नेचर में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों से अपने आप, जैसे मान लीजिए आपने ये तत्व रख दिया, तो इस तत्वों से अपने आप ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलते रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि अल्फा हुआ, ये बीटा हो गया और ये गामा किरण हो गई। तो जिन तत्वों से निकलते रहता है अपने आप अल्फा, बीटा, गामा किरण ना स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जिन तत्वों से स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती है, उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। तो आइए पॉइंट नंबर 2, कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ती, उन्हें अल्फा कण की जरूरत पड़ी। अल्फा कण, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल है यह धनावेशित कण है और रेडियो सक्रिय तत्व से उत्पन्न होता है। तो एक लाइन इसके बारे में बात करेंगे। यह धनावेशित कण है, इस पर 2 इकाई धन आवेश होता है स्टूडेंट्स, हीलियम आयन की तरह होता है। इस पर प्लस 2 इकाई धन आवेश, 2 इकाई, तो प्लस देने की कोई जरूरत नहीं, जब धन लिखना है तो धन आवेश होता है। यह हीलियम आयन के जैसा होता है। यह He++ हीलियम आयन जैसा होता है। हमने तो ये बात ही नहीं किया, आप लिख सकते हैं जिसके परमाणु संख्या 2 है, द्रव्यमान संख्या कितने हैं, 4 हैं, कि आखिर इसका उपयोग क्या है। तो अल्फा कण से सोने के पत्थर पे प्रहार कराया जाता था। इससे सोने के पत्थर
पर प्रहार कराया जाता है, प्रहार कराया जाता है। बस आइए रिक्वायरमेंट्स नंबर 3 के बारे में जानें। तो स्टूडेंट्स जो रिक्वायरमेंट नंबर हम लोग का जो 3 है वो है स्लीट, तीसरा है स्लीट। स्लीट लकड़ी या कांच का बना होता है, इसमें पतली सी एक छिद्र होती है। यह लकड़ी या कांच का बना होता है, इसमें पतली सी छिद्र होती है। पतली सी छिद्र होती है। जब प्रयोग करेंगे तो आप और समझ पाएंगे कि बेहतर तरीके से। स्लीट के बाद स्टूडेंट्स चौथा जो रिक्वायरमेंट्स है वो है जिंक सल्फाइड का पर्दा, ZnS स्क्रीन, ZnS स्क्रीन। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्दे की जरूरत पड़ी तो कपड़े के पर्दे की जरूरत पड़ती, ये जिंक सल्फाइड के पर्दा का क्या मतलब? तो जिंक सल्फाइड के पर्दे की खासियत है कि जब इस पे जाके अल्फा कण टकराती है ना तो वहाँ चमक उत्पन्न होता है, और अल्फा कण वैसे दिखाई नहीं देता। तो पता लगाने के लिए कि कहाँ अल्फा कण टकरा रही, इसका उपयोग किया गया, मतलब टू डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल, इसका यूज हुआ अल्फा कण को पता लगाने के लिए। कण को पता लगाने के लिए ZnS के पर्दे का यूज किया जाता है, उपयोग होता है। आइए रिक्वायरमेंट्स नंबर 5, बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स, सोने का पत्थर, गोल्ड फॉयल। सोने का पत्थर, गोल्ड फॉयल। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसी गोल्ड फॉयल पर, सोने के पत्थर पर अल्फा कण का प्रहार होता है। सोने के पत्थर पर ही अल्फा कण का प्रहार किया जाता है। सोने के पर ही अल्फा कण का प्रहार किया जाता है। उसके बाद छठा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन स्टूडेंट्स एक तरह की मशीन है, डिवाइस है जो अल्फा कण की गति को बढ़ा देता है। साइक्लोट्रॉन यह एक प्रकार का डिवाइस है, यंत्र है, मशीन है जो अल्फा कण की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो अल्फा कण की गति बढ़ा देने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया गया, आपको सिंपल सा समझना है। तो स्टूडेंट्स ये 6 रिक्वायरमेंट्स हुए। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर किताबों में सीधे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दिया रहता है, मैं चाहता हूँ कि पूरा डिटेल समझें और मज़े में समझें। इसके लिए क्या जरूरत है, पहले आप ये समझिए कि अल्फा कण के प्रयोग के लिए कौन कौन चीज़ों की जरूरत पड़ी। तो लेड के बॉक्स की जरूरत पड़ी, शीशे के बॉक्स की जरूरत पड़ी, किस लिए? तो रेडियो सक्रिय तत्व को स्टोर करने के लिए आपको जरूरत पड़ी अल्फा कण की। एक्चुअली अल्फा कण
की ज़रूरत वहाँ पर हम कहें तो न कहें, हम कहें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी, रेडियो सक्रिय तत्व की ज़रूरत पड़ी। तो रेडियो सक्रिय तत्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा कण की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व से ही अल्फा कण निकालेंगे। और इसके बारे में जो नोटवर्थी पॉइंट है वो ये है कि अल्फा कण धनावेशित कण है, इस पर 2 इकाई धन आवेश होता है, इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है, अब बिल्कुल हीलियम आयन के जैसा होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी अल्फा कण से ही सोने के पत्थर पर क्या किया जाता है, बम्बारमेंट किया जाता है, प्रहार कराया जाता है। स्लिट लकड़ी या कांच का बना हुआ है तो उसमें पतली सी छिद्र होती है। फिर उसके बाद ZNS का स्क्रीन। एक्चुअली स्टूडेंट्स अल्फा कण तो दिखाई देते नहीं है ना, तो जब जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाते हैं उस पर जब अल्फा कण टकराता है तो वहाँ चमक उत्पन्न, तो जो शाइनिंग है उससे पता लगाते हैं कि अल्फा कण कहाँ टकराया और कितनी संख्या में टकराया। सोने के पत्थर गोल्ड फॉयल, तो जो गोल्ड फॉयल है, सोने के जो पत्थर हैं उसी पर अल्फा कण का प्रहार कराया जाता है। रदरफोर्ड ने जिस सोने के पत्थर का उपयोग किया, उनकी कोशिश थी एकदम पतला से पतला सोने का पत्थर बनाया जाए, और उस वक्त उन लोगों ने लगभग 100 नैनोमीटर के जो मोटाई वाला पत्थर लिया था। याद रखिए कितना, लगभग 100 नैनोमीटर मोटाई थी उसकी, उस पत्थर की। हाँ, एक और बात बता दें स्टूडेंट्स, सोने के पत्थर के अलावा अगर आप कॉपर भी ले लेते हैं, चांदी भी ले लेते हैं, तो उससे भी ये संभव हो सकता, भारी धातु होना चाहिए और जो काफ़ी मैलिएबल हो। फिर उसके बाद है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक प्रकार की डिवाइस है, मशीन है, जो अल्फा कण की गति को आवश्यकता अनुसार बढ़ा देता है। अपना नोट करिए और फिर शुरुआत करते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। आइए स्टूडेंट्स, ये समझें कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है और इसके क्या रिजल्ट हैं और कैसे रिजल्ट पता लगाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक शीशे का बक्सा लिया जाता है, ये देखिए शीशे का बक्सा है, और इस शीशे के बक्से में आपको यहाँ पर रखा हुआ है रेडियो सक्रिय तत्व है ये, और ये हो गया आपका शीशे का बक्सा। मैं लिखते चलता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ये हो गया PV बॉक्स, और इसके अंदर में हो गया ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व हो गया अंदर में। यहां से अब अल्फा कण निकलेगी, तो अल्फा कण निकल रही है, वास्तव में निकलेगा तो अल्फा बीटा गामा सब, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र लगा कर केवल अल्फा कण को स्टोर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्लिट का कमाल, अल्फा कण तो यहाँ बहुत सारा निकल रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम अल्फा कण जाकर के सोने के पत्थर पे टकराए, जिससे मेरा अध्ययन आसान हो। तो हमने यहाँ पर एक स्लिट लगाया। हमने क्या कहा था स्लिट के बारे में, स्लिट लकड़ी या कांच का एक बना होता है ये डिवाइस, और इसमें एक पतली सी क्या होती है, तो छिद्र होती है। देखिए छिद्र है, ये लकड़ी या कांच का हो सकता है। ये स्लिट हो गया। अब यहां से अल्फा कण निकली, आगे बढ़ी, आगे आपने क्या लगा रखा है, तो सोने का पत्थर लगा रखा है। यहां पर आपने गोल्ड फॉयल लगा रखा है, मान लीजिए ये गोल्ड फॉयल है। ये सोने का पत्थर है, और इस गोल्ड फॉयल को आपने घेर रखा है चारों तरफ से, एक गोलाकार जिंक सल्फाइड के पर्दा से। आप ये समझ जाइए कि ये जिंक सल्फाइड के पर्दा है। आप जितना गोल संभव हो सकता है बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, ये है आपका ZNS, ये स्क्रीन हो गया, पर्दा हो गया। जब सोने के पत्थर से जाकर अल्फा कण टकराती है तो होता क्या है कि अधिकांश अल्फा कण इसको पार कर जाती है, यहां पर आती है। कुछ अल्फा कण जो होते हैं ना लौट जाते हैं, सॉरी पहले तो मुड़ जाते हैं, कहिए
इस तरह से। अब बहुत कम अल्फा कण उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा से ये आया हुआ है, इस तरह से, या अथवा इसी पे ऐसे बैक दिखा दीजिए। तो अधिकांश अल्फा कण यहां आया, बहुत सारा, अधिकांश अल्फा कण, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल जो होती है उसके पीछे जिंक सल्फाइड के पर्दे पे पड़ी और चमक उत्पन्न करती है। यहां पर कुछ ही अल्फा कण आया, कुछ अल्फा कण, और बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक उसी दिशा में लौटा। बहुत कम, वेरी फ्यू, बहुत कम अल्फा कण। तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पीछे जाके टकराया, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल से मुड़ गया, और बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो होता है उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये कितना है? तो लगभग 20,000 में से एक है, लगभग 20,000 में से एक। मतलब 20,000 अल्फा कण जब आप इस पे बम्बारमेंट कराते हैं, प्रहार कराते हैं, तो उसमें से एक को बाउंस बैक होने की, एक को लौट जाने की संभावना रहती है। अब सिंपल से इसका मतलब निकालिए। स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि 3 तरह के अल्फा कण, यहाँ पर 3 तरह के रिजल्ट मिला। पहला, अधिकांश अल्फा कण उसी दिशा में, पीछे जाके टकराया, कुछ उसी दिशा में लौट गया, और तीसरा जो कि बाउंस बैक हो गया। इस 3 तरह के रिजल्ट एक बार फिर से बता रहे हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से सेटअप कर लिया गया। जब सोने के पत्थर पर, ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो है ये गोल्ड फॉइल है, आपको यह भी जानना चाहिए कि इस गोल्ड फॉइल की मोटाई कितनी है। तो यह भी लगभग 100 नैनोमीटर मोटाई है इसका, 100 नैनोमीटर। तो गोल्ड फॉइल पे जब जाके अल्फा कण टकराते हैं तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, मतलब गोल्ड फॉइल को पार कर जाते हैं, बिना डिफ्लेक्शन के, बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के वो सीधे वापस निकल जाते हैं पीछे। कुछ अल्फा कण जो होते हैं मुड़ जाते हैं, और बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक उसी दिशा में चले जाते हैं जिस दिशा से वो आते हैं। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने क्या देखा? तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने निम्नलिखित तथ्यों को देख पाया, निम्नलिखित बिंदुओं को पाया, लिख देते हैं, को पाया। क्या पाया? एक ही करके देखते हैं। पहला स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने पाया कि सोने के पत्थर से जब अल्फा कण टकराती है तो बिना रुकावट के, बिना गति और दिशा में परिवर्तन किए सीधे सोने के पत्थर को पार कर जाती है। जब अल्फा कण सोने के पत्थर से टकराती है तो अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े, बिना दिशा में परिवर्तन, बिना गति एवं दिशा में परिवर्तन किए सोने के पत्थर को पार कर जाती हैं।
सोने के पत्थर को पार कर जाती है, पार कर जाती है। क्या मतलब है इसका? इससे रदरफोर्ड ने कुछ तो निष्कर्ष निकाला होगा ना। तो पॉइंट नंबर 1 का निष्कर्ष देखिए क्या निकाला उन्होंने। यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, निष्कर्ष, इस लाइन का निष्कर्ष। एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या कि जो पॉइंट लिखेंगे उसका निष्कर्ष लिखते चलेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष निकला। तो जब वो सोने के पत्थर को पार कर गई तो रदरफोर्ड ने सीधा सा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा क्या है, खोखला है, खाली है, एम्प्टी है। तब तो इधर से अल्फा कण जा रहा है, उधर निकल जा रहा है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। सिंपल सा बात है। ऐसा इसलिए उन्होंने कह दिया क्योंकि अल्फा का टकराई और टकराने के बाद उस पार चली गई। तो सोचो जरा, इस चौकों में फेंकूं और दीवार के उस पार चला जाए तो इसका क्या मतलब निकालोगे कि वहां कुछ नहीं है, केवल भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि दीवार है, बस। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो होते हैं ना, अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष है इस पॉइंट का? तो इसका सिंपल सा निष्कर्ष रदरफोर्ड और उनकी टीम ने निकाल लिया। उन्होंने कहा कि हम उनको पता था पहले से कि अल्फा कण क्या है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, और जब ये जा रहा होगा नाभिक के पास से, उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला। जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु का नाभिक है और जब उसके करीब से जा रहा है कोई कण, जैसे मान लीजिए यहाँ से गया और इधर मुड़ गया, यहाँ से गया और इधर मुड़ गया, तो सिंपल सा मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे? तो ऑलरेडी पता है कि अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है, इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज है तभी तो वो दूर भाग रहा है। अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, उसी में जाकर समा जाता, इधर से जाता नाभिक में घुस जाता, लेकिन यहाँ से जा रहा है नाभिक से दूर हो जा रहा है। तो सिंपल सा है कि जहाँ से दूर हो रहा है वहाँ पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो सिंपल सा निष्कर्ष निकला कि परमाणु के नाभिक में, केंद्र में, एक्चुअली उसमें नाभिक शब्द भी नहीं दिया गया था, बाद में रदरफोर्ड ने उसका नाम रखा नाभिक। परमाणु के केंद्र में धन आवेश होता है। कंक्लूजन हुआ, परमाणु के केंद्र में धन आवेश होता है। बस सिंपल सा निष्कर्ष में, परमाणु के केंद्र में कौन सा आवेश होते हैं? धन आवेशित। मतलब परमाणु का जो नाभिक है, केंद्र है, वो धन आवेशों से बना हुआ है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या पाया? तो बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक बाउंस बैक होती है ना, यही ना तीसरा पॉइंट है। बहुत कम अल्फा कण, लिख सकते हैं ब्रैकेट में 20,000, लगभग 20,000 में से एक उसी दिशा में लौट जाती हैं जाती है जिससे दिशा से सोने के पत्थर पे टकराती है, सोने के पत्थर पर टकराती है। इसका क्या निष्कर्ष निकाला गया? तो स्टूडेंट्स, इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकाला रदरफोर्ड ने कि परमाणु का नाभिक बहुत छोटा है। अब ये कैसे निष्कर्ष निकाला?
तो उन्होंने कहा कि 20,000 अल्फा कण जब हमने फेंका, इस सोने के पत्थर पे 20,000 लगभग अल्फा कण जब आते हैं तो एक बाउंस बैक होता है। इसका मतलब जहां से बाउंस बैक होता है वो बहुत छोटा जगह है। अगर बड़ा जगह होता तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा कण जाके टकराता, तो ज़्यादा से नहीं, बहुत ही कम 20,000 में से लगभग एक बाउंस बैक हो रहा है, मतलब वो जहाँ पे जाके टकरा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए चौक है, हमने यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया और मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं टारगेट करने वाला, तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी हमारे लिए इस तरह से करना। लेकिन अगर यही सोचिए, अगर हम ये टारगेट बड़ा कर देते हैं और बड़ा करके अगर वहाँ पर फेंकते हैं तो थोड़ा आसान हो गया, उसमें जाके हिट हो सकता है। तो 20,000 में से एक अल्फा कण जाके टकराता था, तो एक अल्फा कण टकराने का सीधा सा मतलब निकाला रदरफोर्ड और उनकी पूरी टीम ने कि जो परमाणु का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। अब इसे नोट करिए, फिर लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष अभी मैंने बताया कि यह निकाला कि परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तीसरा पॉइंट से निष्कर्ष, परमाणु का नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि जो परमाणु होते हैं ना, मैं लिख देता हूँ, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या आपको याद ही होगा, मैंने बताया वो पहले भी 10⁻⁻10 मीटर होती है, और नाभिक की त्रिज्या उससे बहुत छोटा, नाभिक की त्रिज्या याद रखना है आपको, सवाल बनाने के काम में आएगा, 10⁻⁻15 मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, वो हमने आपको जे थॉम्सन के जो परमाणु मॉडल हैं उसमें ही हमने बताया हुआ था, और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। इसको याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि परमाणु के तुलना में नाभिक बहुत ही छोटा है, और ऐसा इसलिए निष्कर्ष निकाला कि 20,000 में से मात्र एक अल्फा कण ही वापस लौटती है। आइए, इससे उन्होंने अब एक और भी रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कहा कि परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है उसके नाभिक में ही है। स्टूडेंट्स, अब ये कैसे पता लगाया? तो रदरफोर्ड ने कहा कि पहले ही कह दिया कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला है, खाली है, और परमाणु के नाभिक में धन आवेश है। इसका मतलब जो कुछ भी आवेश है। अच्छा, एक बात बता दें आप लोग को कि रदरफोर्ड ने जब 1911 में दिया था तो ये नहीं पता था कि परमाणु में न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में तो बहुत बाद 1932 में ना खोज हुई थी न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पर केवल ये पता था कि धन आवेश माने प्रोटॉन होता है परमाणु के नाभिक में। तो रदरफोर्ड ने अगला जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि परमाणु के केंद्र में ही क्या होता है, टोटल उसका द्रव्यमान एकत्रित रहता है, बाकी सब हिस्सा खोखला है, खाली है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगला एक पॉइंट लिख देते हैं, चौथा पॉइंट, परमाणु के केंद्र में ही परमाणु का कुल द्रव्यमान होता है। परमाणु केंद्र में ही परमाणु का कुल द्रव्यमान होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा रदरफोर्ड ने कुछ अन्य प्रयोग किए स्टूडेंट्स, और उन्होंने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रेस्ट में नहीं होते, वो लगातार गति करते हैं, और जिस तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है उसी तरह से, एकदम ठीक उसी प्रकार से जो परमाणु का नाभिक होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इसी कारण से जो इसे ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं, प्लैनेटरी मॉडल। एक बार फिर से बता रहे हैं, रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी तरह से गति करते हैं जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। परमाणु में
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से गति करते हैं जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। इसीलिए इस मॉडल को ग्रहीय मॉडल कहते हैं, प्लैनेटरी मॉडल। आप इलेक्ट्रॉन समझिए कि पृथ्वी है और सूर्य क्या है, आपका नाभिक है। इसीलिए सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट का डिस्टर्बेंस था थोड़ा, अब ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये तो आप समझ चुके हैं, मैंने बता दिया आपको कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उस तरह से गति करता है मानो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, और इसीलिए इसको ग्रहीय परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक परमाणु की बात करूं, एक परमाणु से अगर दिखाऊं कि अल्फा कण कैसे गुजर रहा है, केवल एक परमाणु लिया जाए तो देखिए कैसे उसको दिखा सकते हैं। कल्पना करिए कि यह एक परमाणु है, तो ये उसका नाभिक हो गया, ये प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ से अल्फा कण को जाते हुए दिखाऊं तो ये वाला अल्फा कण देखिए निकल जाता है सीधे, ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है। जो इससे बिल्कुल सट के जाता है वो दूर जाता है, माने रिफ्रैक्ट हो जाता है, मुड़ गया, ये सीधे निकल गया। आप और जो डायरेक्ट इससे टकराया वो इस दिशा में लौटा। तो आपने तीन तरह के जो कल्पना किया, दिखाया यहाँ पर ये अल्फा कणों को, ये सब के सब अल्फा कण हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि वह अल्फा कण है ये जो निकल गया, जिसको हमने पहला नाम दिया था फर्स्ट। अधिकांश अल्फा कण निकल गया। ये जो है ना दूसरा है, ये और यहाँ पर दिखाया, और ये जो है तीसरा अल्फा कण है। तो आप देख पा रहे हैं कि अधिकांश अल्फा कण निकल जाती है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला होता है। जो अल्फा कण नाभिक के करीब से गुजरता है वो मुड़ जाता है, वहाँ से वो क्या हो जाता है, तो बेंड कर जाएगा और नाभिक से दूर, और जो सीधे नाभिक से टकराता है लगभग 20,000 में से एक वापस लौट आता है। अगर बहुत सारे हम कणों को दिखाएं एक साथ, मान लीजिए कि एक हमने सोने का या किसी चीज़ का सीट ही लिया तो पूरा परमाणु से ही बना हुआ है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में इतना जगह नहीं होता है कि वहाँ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन जो है निकल सके बीच से, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, बीच से अल्फा कण निकल सके। जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दिया, एक ये सीट है, तो अगर यहाँ से अल्फा कण गुजर रहा है तो यहाँ से ये नहीं गुजर सकता है, याद रखना इसको, क्योंकि इस दोनों के बीच में जगह ही नहीं है, दो परमाणुओं के बीच में। ओह सॉरी, रदरफोर्ड ने कहा स्टूडेंट्स कि अगर इस तरह से दिखाएं बहुत सारे परमाणु को, तो दो परमाणु के बीच में जगह नहीं है कि जहाँ से अल्फा कण निकले। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब ये टकराता है तो यह ध्यान रखना है कि मुड़ेगा दूर, लेकिन जब इसके नाभिक से जो टकराएगा, बीच से जो गया, वो वापस यहाँ से लौट आता है। अब एक बात हम आपको बता दें कि इस आधार पे परमाणु के दो हिस्से हुए। आप परमाणु को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये हो गया नाभिक, इसको न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, नाभिकीय क्षेत्र। और ये हो गया आपका बाहरी क्षेत्र, इसको कहते हैं, इसमें बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाहरी क्षेत्र जिसको मैं कह रहा हूँ खाली है ना, एक्चुअली वो भी कंप्लीट खाली नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया। तो जो न्यूक्लियर पार्ट है वो पूरा डेंस है, घना है,
और इसी में क्या है आपका प्रोटॉन है। एक्चुअली बाद में पता चला इसी में क्या है तो न्यूट्रॉन भी है। और जो बाहरी क्षेत्र होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों ओर लगातार गति करते रहते हैं। जब अगला क्लास में आएंगे स्टूडेंट्स तो हम लोग रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके मेरिट और डिमेरिट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।